नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं मिस्टर प्रकाश और आप सभी मित्रों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, परिवार नामक टॉपिक हमने शुरू किया था ईवीएस स्पेशल रीड पर्यावरण अध्ययन की स्पेशल सीरीज मैंने आपके लिए शुरू की है। आपको यहाँ पर हर टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर क्लियर करवाया जाएगा और उस प्रकरण का प्रैक्टिस शीट भी उपलब्ध मैं आपको करवाऊँगा। ये आपके सामने विषय वस्तु है जो इस प्रकार से है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। और परिवार कितने प्रकार के होते हैं, परिवार की क्या परंपरा रही है, क्या इतिहास रहा है, वो चीज़ें हमने पढ़ी है। और आज हम अध्ययन करेंगे सामाजिक बुराइयाँ। परिवार या फिर समाज में फैली हुई ऐसी बुराइयाँ जो सामाजिक परिस्थिति के लिए एक विपरीत परिस्थिति उत्पन्न करती है। ठीक है, समाज के लिए नुकसानदेह होती है, समाज में असामाजिक तत्वों को बहुत ज़्यादा जन्म देती है। ये चीज़ें होती है बुराइयाँ। ठीक है, तो हम आज पता ये करेंगे कौन कौन सी बुराइयाँ होती है, आखिर ये बुराइयाँ क्यों पनपती है और समाज को किस प्रकार से दिमक की तरह खाती चली जाती है। ठीक है, तो मित्रों हम करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत। तब तक आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लें और अपने मित्रों के साथ इस चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इससे जुड़ पाएँ। ठीक है मित्रों, एक बात आती है स्वस्थ परिवार में बालक बालिका, अमीर गरीब तथा स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाता। स्वस्थ परिवार का मतलब यह है ऐसा परिवार जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी प्रिपेयर हो। ठीक है, वहाँ पर बालक बालिका यानी लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं होता, अमीरी गरीबी कोई बात नहीं होती। और ऐसा भी नहीं होता कि स्त्री ये काम करेगी पुरुष ये काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। वो भेदभाव कहाँ नहीं होता है, एक स्वस्थ परिवार में नहीं होता है। ठीक है, मैं आपके सामने भूमिका प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं आपके लिए भूमिका बना रहा हूँ कि ये बुराइयाँ किस प्रकार से हमारे समाज में आई। ठीक है, सभी को शिक्षा एवं विकास के समान अवसर प्राप्त होते हैं। कहाँ पर एक स्वस्थ जो परिवार होता है वहाँ पर सभी को शिक्षा यानी एजुकेशन और विकास यानी हर प्रकार के आयाम उसके लिए समान अवसर उससे प्राप्त होता है। ठीक है, अगर लड़की है या लड़का है तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर उनको एजुकेशन समान मिलेगी, खेलने के साधन समान मिलेंगे, हर प्रकार की व्यवस्था उसके लिए अनुकूल होगी। ठीक है, तो क्या हुआ, समान अवसर प्राप्त होते हैं। ऐसे समाज में नागरिक अंधविश्वास एवं रूढ़ियों से दूर रहते हैं। ठीक है, कहाँ पर ऐसा परिवार जो स्वस्थ है, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कुछ विकसित है, तो वहाँ पर वहाँ के जो नागरिक होंगे, उस समाज के जो नागरिक होंगे, वो अंधविश्वास से दूर रहेंगे और रूढ़ियों से दूर रहेंगे। ऐसी कुरीतियाँ जो पुराने समय से चली आ रही है और आज भी हमारे समाज उसे निभा रहा है, तो वो रूढ़ियाँ हैं। ठीक है, उनसे भी पढ़ा लिखा समाज या फिर स्वस्थ जो परिवार है वो दूर रहेगा। ठीक है, एक बात करते हैं, अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण हमारे रीति रिवाज एवं परंपराओं ने रूढ़ियों व अंधविश्वासों का रूप ले लिया। अशिक्षा, जहाँ पर समझ नहीं है किसी चीज़ को, अज्ञानता मतलब किसी चीज़ का विशेष ज्ञान नहीं है, इसी के कारण हमने क्या किया है, ऐसी बहुत से जो हमारे रीति रिवाज पुराने समय से चले आ रहे थे, काफ़ी पीढ़ियों से चले आ रहे थे, उनको हमने क्या कर लिया, रूढ़ी बना ली। मतलब उसी ढर्रे पर हम चलते आ रहे हैं और उसको अंधविश्वास मानकर हम अपना जीवन उसी पे यापन कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, अज्ञानता और अशिक्षा के कारण जो हमारा समाज में रीति रिवाज परंपरागत तरीके से चले आ रहे थे, उनको हमने रूढ़ियों और अंधविश्वासों में परिवर्तन कर लिया। और आज भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास के खड्डे में धकेला जा रहा है और वो वहाँ पर ठगा जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ, उसका मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होगा, शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब होगा और समाज की जो मेन परिस्थिति है उसको भी एक धक्का लगता है। तो ये क्या है, बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, रूढ़ियां हैं। ठीक है साथियों, जिसके फलस्वरूप बाल विवाह, बाल श्रम, प्रदा प्रथा, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज जैसी बुराइयों का प्रचलन होता है। बाल विवाह और बाल श्रम, पर्दा प्रथा, जो महिलाएं घर से बाहर निकलती है अपने सर पर पर्दा लगाती है चुनरी के अलावा, उसे पर्दा प्रथा कहते हैं। दहेज प्रथा आप सभी जानते हैं, है ना, वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को जो वस्तुएं दान में दी जाती है ना, मतलब जब शादी ब्याह होती है ना, तब वापस जब वधु ससुराल जाती है ना,
जब बिटिया ससुराल जाती है तो उसके साथ जो अपने उसके परिवारजन देते हैं तो वो दहेज कहलाता है। ठीक है। मृत्यु भोज, जिसे मोस्तर प्रथा भी कहा जाता है, ये एक प्रकार की सामाजिक बुराइयां हैं और इन बुराइयों को हम कक्षा 3 से पढ़ते आ रहे होते हैं, फिर भी एक पढ़ा हुआ व्यक्ति भी इनको दूर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये जो कुप्रथाएं हैं, जो रूढ़ियाँ हैं, वो परंपरागत तरीके से चली आ रही है। ठीक है। और इनको हमने रूढ़ कर लिया अपने समाज में, तो ये क्या बन गई, बुराइयां बन गई। और आज अगर कोई मृत्युभोज ना करें तो उसके लिए कह रहे हैं ये हमारे नाकस वाले। पर जब हम कक्षा तीसरी से पढ़ते आ रहे हैं कि मृत्युभोज एक बुराई है, कुप्रथा है, तो मित्रों इसे त्यागना जरूरी है, इसे त्यागना जरूरी है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है इस चीज़ को समझना। अगर हम सुधरेंगे तो समाज सुधरेगा, समाज सुधर गया तो पूरा देश सुधरना है। ठीक है। तो मृत्युभोज बिल्कुल बंद होनी चाहिए। ऐसे जो प्रथाएं हैं इनको बिल्कुल हम पढ़े लिखे लोग ही बंद कर सकते हैं। तो मेरी ओर से आपको ये हिदायत है कि मित्रों इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। बाल विवाह क्या होता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब विवाह के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष तथा लड़की की उम्र 18 वर्ष तय की गई है विवाह के लिए। ठीक है। ये दो चीज़ें तो फैक्ट ये आपको ध्यान रखना है। इसके संबंध में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके ये क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। आखिर ये क्वेश्चन गलत क्यों होता है इसके बारे में हम पता करते हैं। अब देखो ये लो, ठीक है, कि लड़के की उम्र 21 वर्ष है और लड़की की उम्र 18 वर्ष है। अब एक्चुअल में होता क्या है कि विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है, तो यहाँ पर लड़के की आयु 18 कर देगी और लड़के की 21 कर देंगे। ठीक है। तो इसमें जल्दी से कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे और राइट का चिन्ह लगा के आ जाएंगे, तो ये क्या होता है बिल्कुल गलत हो जाता है। इसलिए ये भी जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं इनको भी आसानी से देखना पड़ता है मित्रों। आपको पता ही नहीं चलेगा, इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट छुपे हुए हैं जो आपको वास्तव में पढ़ने जरूरी होते हैं। बालक बालिकाओं की इससे कम उम्र में विवाह करना बाल विवाह कहलाता है। अगर लड़के की उम्र 21 वर्ष नहीं है और लड़की की उम्र 18 वर्ष नहीं है तो इससे पहले अगर विवाह कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, बाल विवाह कहलाता है मित्रों। ठीक है। इसके संबंध में जो भी फैक्ट हैं, जो भी कानून अधिनियम बने हुए हैं, ठीक है, कब कब उनमें क्या संशोधन हुआ, हम हर प्रकार की चीज़ को बिल्कुल अच्छी और आसानी से क्लियर करते चले जाएंगे। बाल विवाह करने से क्या होता है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। क्या होती है, बाल विवाह करने से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। छोटे छोटे बालक बालिकाओं की शादी कर दी जाती है। जब वो 14, 15, 16, 17 साल के होते हैं तब उनकी शादी ब्याह कर दिए जाते हैं और वो एक सामाजिक गठबंधन में मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। और जो भी दंपति होते हैं, है ना भाई, छोटे छोटे दंपति तो होंगे, वो उनके जो स्वास्थ्य है उस पर भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है और उनकी शिक्षा बीच में छूट जाती है और वो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा होता है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। ठीक है। अत्यधिक बड़े परिवारों में मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी है, रोटी, कपड़ा और मकान। इनकी पूर्ति करने के लिए छोटे छोटे बालक बालिकाएं होती हैं, उनको भी पढ़ने भेजने के स्थान पर उनको होटल है या फिर उद्योग है या फिर घरेलू कार्यों में लगा दिए जाते हैं। क्या होता है, परिवार बहुत बड़ा हो गया जिसमें कम से कम 20-25 सदस्य हैं। ठीक है। तो जो भी छोटे छोटे बालक होंगे ना, उनको भी क्या होता है, पढ़ने लिखने की उनकी उम्र होती है, तो स्कूल में ना भेजकर उनको कहाँ भेज दिया जाता है, कल कारखानों में काम करने के लिए भेज दिए जाते हैं। ठीक है। क्यों, क्योंकि परिवार का गुजारा चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन बच्चों को जो भी पैसे मिलते हैं उनसे क्या करते हैं, परिवारजन है ना, अपना गुजारा चलाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये क्या है, बाल श्रम है मित्रों। क्या है, बाल श्रम है। ठीक है। छोटे बालक बालिकाओं से इस प्रकार का कार्य करवाना बाल श्रम कहलाता है ना। जोखिम भरे कार्य होते हैं वो छोटे बालक बालिकाएं जब करते हैं तो ये क्या कहलाता है, बाल श्रम कहलाता है। आपने कहीं पर देखा होगा, जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो होटलों में देखा होगा या फिर कहीं बड़े शोरूम में देखा होगा, बड़ी बड़ी दुकानों में देखा होगा, कहीं कल कारखानों में देखा होगा, छोटे लघु कुटीर उद्योगों में आपने देखा होगा, छोटे छोटे बालक बालिकाएं कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो वो क्या होता है मित्रों, बाल श्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, बाल श्रम कहलाता है। वहाँ के जो मेन ठेकेदार होते हैं वो लाभ लेने के लिए उन बच्चों को कम दाम पर अधिक काम करवा लेते हैं। ठीक है। बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं और
मतलब दिन के 20-25 रुपए देते हैं, वो पूरे दिन उनसे काम करवा लेते हैं, बस वो अपना लाभ देखते हैं। ये नहीं देखते कि बच्चे के मानसिक है, शारीरिक रूप से बच्चे पर कोई इफेक्ट, गलत इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, बट उनको ये कोई पता नहीं होता कि इसका विकास ज़रूरी है, इसकी वृद्धि के लिए अलग पौष्टिक जो आहार है वो ज़रूरी है, तो उनको इससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? बाल श्रम कहलाता है मित्रों। क्या कहलाता है? बाल श्रम कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से परिभाषा पढ़ लीजिए। छोटे बालक बालिकाओं से इस प्रकार के कार्य करवाना बाल श्रम कहलाता है। किस प्रकार से? होटल के हैं, कल कारखानों के हैं, ठीक है, कोयला उद्यान, कोयला खदान है, इनमें जो कार्य करवाते हैं, तो ये क्या कहलाता है? बाल श्रम कहलाता है। ठीक है, आप कोई भी निश्चिंत रहिए, हर चीज़ के प्रति मैं आपको हर एक प्रकार का फैक्ट उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। स्वस्थ समाज के लिए महिलाओं का शिक्षित होना जरूरी होता है। स्वस्थ समाज कैसे? ऐसा समाज जहाँ पर शिक्षा हो, जहाँ पर हर प्रकार का मान सम्मान हो, जहाँ पर कुरीतियाँ नहीं हो, जहाँ पर समाज में बुराइयाँ नहीं हो, जहाँ पर समाज में आए दिन लड़ाई झगड़े नहीं हो, तो एक इसी समाज को हम क्या कह सकते हैं? स्वस्थ समाज कह सकते हैं। तो उसके लिए महिलाओं का शिक्षित होना बेहद ज़रूरी होता है। पर्दा प्रथा के कारण महिलाएं शिक्षा से पिछड़ गई है। कारण क्या हुआ कि जब लड़कियां स्कूल पढ़ने जाती हैं तो घर वाले बोलते थे आपको पर्दा लगाना पड़ेगा, तो फिर पर्दा स्कूल में अलाउ नहीं होता है। ऐसी चीज़ें बहुत सी ज़्यादा अवरोध बन जाती है, तो इससे क्या होता है? महिलाओं की शिक्षा है ना, वो पिछड़ जाती है। ठीक है, अतः समाज में महिलाओं की स्थिति कमज़ोर हुई है इस चीज़ से, पर्दा प्रथा के कारण। ठीक है, अब बात करते हैं, ये चीज़ हमने पढ़ ली है। स्वस्थ समाज के लिए महिलाओं का शिक्षित होना जरूरी है। पर्दा प्रथा के कारण महिलाओं शिक्षा से पिछड़ गई है, अतः समाज में महिलाओं की स्थिति कमज़ोर हुई है। ठीक है, इन कुरीतियों, इन प्रथा या फिर इन बुराइयों की वजह से ही महिलाओं की स्थिति समाज में बेहद दयनीय हो गई है। ठीक है, सार्वजनिक हित के लिए हमें व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सार्वजनिक हित के लिए हमें व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करना चाहिए। मेरे इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम पूरे समाज का भला चाहते हैं तो हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ है उसे हमें भूलना चाहिए। जैसे कि मुझसे पड़ता है, ठीक है, तो हम अपने घर से इसको शुरुआत कर दे कि इसको बंद करेंगे। ठीक है, तो समाज में धीरे धीरे ये चीज़ फैलती जाएगी और लोग भी इसको बंद कर देंगे। मतलब एक कुरीति का हमने क्या कर दिया? विनाश करना शुरू कर दिया है। तो सार्वजनिक हित हुआ ना, उसके लिए व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग हमने कर दिया है। ठीक है, कुछ लोग अपने स्वार्थवश आवश्यक वस्तुओं को जमा कर बाजार में उनका कृत्रिम अभाव पैदा करते हैं। अपने इन्हीं वस्तुओं को बेचकर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। होता है क्या है? अब देखो, ये भी एक प्रकार की बुराई है, पर इस बुराई की भूमिका आपके सामने तय हो रही है, इसको समझने की आप पूरी कोशिश करना। कुछ लोग अपने स्वार्थवश, स्वयं के स्वार्थ के लिए आवश्यक जो वस्तु होती है उसको जमा कर लेते हैं, जैसे प्याज है, और प्याज का बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लिया और बाजार में उसका कृत्रिम अभाव पैदा कर दिया। कृत्रिम अभाव का मतलब क्या हुआ? इस चीज़ को डिनोट करना, आप नोट करो इसको। कृत्रिम अभाव कैसे? कि वास्तविक रूप से प्याज हैं, उसका भी अभाव नहीं है। प्याज हैं पर प्याज कहाँ है? बाजार में नहीं है, कहीं पर किसी ने स्टॉक कर लिया। ठीक है, किसी बड़े बड़े जो व्यापारी उन्हें स्टॉक कर लिया और बाजार में इसकी कमी आ गई है। तो जब ये कमी आई तो फिर कमी कहाँ से पूरी होगी? जहाँ पर प्याज है वहीं से कमी पूरी होगी, तो यहाँ पर आएंगे। अब ये जो व्यापारी है इस प्याज के क्या लेंगे? बहुत ज़्यादा दाम लेंगे। ठीक है, और अपने इन्हीं वस्तु को बेचकर मुनाफा कमाते हैं। ठीक है, जब इन्होंने प्याज को इकट्ठा किया तो 10 रुपये kg में इकट्ठा कर लिया। ठीक है, जब बाजार में इसका कृत्रिम अभाव पैदा हो गया तब इन्होंने क्या कर दिया? 10 की जगह 50 रुपये kg कर दिया। ठीक है, तो 40 रुपये मुनाफा कमा लिया और बाजार में इसका जो अभाव हुआ उसकी वजह से इसका दाम भी बढ़ गया। ठीक है, इसे जमाखोरी या फिर काला बाजारी कहते हैं। क्या कहते हैं? जमाखोरी या फिर काला बाजारी कहते हैं। ठीक है, इससे कर में चोरी और मूल्य में वृद्धि होती है। ठीक है, ये तो देखने की बात है, जब वस्तु तो हैं पर उसका एक कृत्रिम अभाव पैदा कर दिया जाता है
और फिर ज़्यादा मुनाफा लेकर उस वस्तु को बेच दिया जाता है, तो टैक्स चोरी भी होती है और मूल्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि भी हो गई, 10 से 50 हो गई, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का जमाखोरी है जो सामाजिक बुराइयों में गिनी जाती है, ठीक है। कुछ लोग बिना परिश्रम किए ही धनी बनने के चक्कर में चोरी डकैती या फिर कोई सामाजिक अपराध करते हैं। करते कि नहीं करते? बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना परिश्रम किए, बिना कुछ किए ही रुपए पैसे कमाने के लालच में क्या करते हैं, चोरी डकैती मारते हैं, चोरी करते हैं, या फिर कहीं बैंक में डकैती करते हैं, लूटपाट करते हैं। तो ये क्या होता है, कोई ना कोई सामाजिक अपराध करते रहते हैं। ऐसे कार्यों से समाज में असुरक्षा व भय का वातावरण बनता है जो समाज के विकास के लिए बाधक है, ठीक है। अगर आए दिन ऐसी घटना आपको सुनने में बहुत ज़्यादा मिलती है कि वहाँ पर चोरी हो गई, उस रात इतने चोर आ गए, वहाँ पर ऐसा सामाजिक अपराध हो गया, तो इससे क्या हुआ, समाज में भय उत्पन्न होता है, ठीक है। समाज में भय उत्पन्न हुआ मतलब एक जो आम नागरिक है उसके मानसिक अवस्था पर इफेक्ट पड़ता है, और उसके मानसिक जो अवस्था है उस पर इफेक्ट पड़ा तो क्या मतलब हुआ, वो जो कोई कार्य करता है उसमें बहुत ज़्यादा वो सचेत रहेगा, वो डर डर के कार्य करेगा। तो इससे क्या हुआ, समाज का जो एक वातावरण है वो बिगड़ता चला जाता है, और जो समाज का डेवलप है वो बाधित हो जाता है, रुक जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब बात करते हैं, जागरूक नागरिक सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करता है, नियमों जो कानून होते हैं उनकी पालना करता है, अपने मत का उचित प्रयोग करके स्वस्थ समाज का निर्माण करता है। बहुत ही बेहतरीन लाइन है, इनको जरा समझने की पूरी कोशिश करना। जागरूक नागरिक, जैसे आप कोई नागरिक हैं पर आपको जागरूकता नहीं है किसी चीज़ के बारे में, भाई किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है आप में कि मत का यूज कैसे करते हैं। अब मत है, अपना वोट है, उसको लोग बेच देते हैं, तो आप जागरूकता नहीं है ना आप में। जागरूकता तब होगी जब हम सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है ना, बस स्टैंड है, ऐसी जो संपत्ति है उसकी रक्षा करें, वहाँ पर लोगों को तोड़ फोड़ ना करने दें, वहाँ पर गंदगी ना करें, है ना, पर जो बेहुदा काम है वहाँ पर ना करें। तो सार्वजनिक संपत्ति है, जो गवर्नमेंट के नियम है, कानून कायदे हैं, उनका पालन करें, अपने मत का उचित प्रयोग करना। मतदान, है ना, अगर हम मत का सही यूज करते हैं तो एक देश की जो आधारभूत संरचना तय होती है राजनीतिक तौर पर, वो देश को संचालित करती है। तो वहीं से कानून बनता है, न्यायपालिका जो वो भी कानून, है ना, न्याय करती है, कानून लागू करती है, कानून बनाती है, हर प्रकार का काम वही करती है ना। तो ये कहाँ से संसद किससे तैयार होती है, सांसदों से। वो सांसद कौन होते हैं, जिनको हम चुनते हैं, है ना, क्या करते हैं, हम अपने वोट देकर चुनते हैं ना उनको। तो वो क्या, अगर हम अपना मत का सही यूज करेंगे, अच्छे पढ़े लिखे को हम अगर एक नेता बनाएंगे तो समाज का विकास करेगा, वो अच्छी बात करेगा, काम की बात करेगा। तो इससे क्या हुआ, स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। समाज का मतलब ये मत समझना कि मेरे जाति विशेष का समाज हो, नहीं, ये परिवार है, छोटे छोटे परिवार चाहे किसी भी जाति को हो, ये जब मिल जाते हैं तो ये क्या बन जाता है, समाज बन जाता है। क्या बन जाता है, समाज बन जाता है। हमारा भारत क्या एक समाज ही तो है, हम परिवारों का संगठन है, गाँवों का संगठन है, तो ये समाज ही तो हुआ, ठीक है। अब सामाजिक बुराइयां कौन कौन सी है आप इसको नोट कर लेना, बाल विवाह, बाल श्रम, चोरी, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा, ऐसे बहुत सी प्रथाएं हैं, ठीक है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मैं आपको बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा। बाल विवाह के लिए, चोरी के लिए, दहेज के लिए, बाल श्रम के लिए, पर्दा प्रथा के लिए कौन कौन से कानून बने हैं, कौन से नहीं बने। अब हर रोज़ एक एक बुराई को लेकर हम चलते आगे बढ़ते चले जाएंगे। बाल विवाह क्या है, बाल विवाह संबंध कौन कौन से फैक्ट हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, और परिवार के टॉपिक के मैं सारे क्वेश्चन आपको लास्ट में करवा दूंगा। एक सीरीज़ लेकर आया हूँ मैं आपके सामने, तो इस सीरीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, इसका लाभ लें, अपने मित्रों को, अपने प्यारे भाइयों और बहनों को इसे बताएं ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आप जरूर प्रेस करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपको इसी प्रकार की बहुत ही बेहतरीन चीज़ें मिलती रहे। थैंक यू फॉर watching this video. Salute India.